हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आज की क्लास में, आज क्लास नंबर 6 में हम हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि डेली पर डेली मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूं और आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप बेहतरीन तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं और डेली पर डेली मैं आपकी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्लियर? तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो, हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, और क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारी पीपीटी बहुत ही बेहतर तरीके से बनी हुई है, और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब अगर किसी भी सेशन को उठा के देखेंगे, मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप किसी सेट में ढूंढेंगे तो मिलेंगे जरूर आपको। मतलब सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कितना ही कहूं इनके बारे में, जितना बोलूंगा उतना ही कम है। फिलहाल के लिए बैठ जाइए कॉपी पेन लेके बैठ के और नोट्स बनाइए। एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज तो करना ही पड़ता है ना। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं कि क्या बात यहाँ पे बोली जा रही है, और नोट्स बनाते रहना, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो मारते ही रहना कम से कम पढ़ने के लिए, ताकि बाद में आप रिवाइज कर सको, है ना। चलते फिर। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं, यानी टीचर की बात यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है, विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाने से पहले क्या करता है, उनका मनोरंजन कराने की कोशिश करता है। यानी वो जो भी एक्टिविटी कराता है, जो भी गतिविधियां कराता है, वो पढ़ाने के साथ साथ में, मतलब हर टॉपिक के साथ में, हर जब भी वो क्लास में, जैसे आजकल आप जानते हैं, पढ़ाने के साथ साथ में क्या होता है, टीचर जो होता है लेसन प्लान करता है, यानी पहले लेसन प्लानिंग करता है कि कल हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई नया पाठ पढ़ाने जा रहा था, उससे पहले क्या है, विद्यार्थियों को मनोरंजन से रिलेटेड गतिविधि करा रहा है। क्योंकि आजकल पता है आपको, जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, यानी गतिविधि साथ में होती है, साथ में एक्टिविटी जब आप कराते हो तो बच्चा जल्दी समझता है ना। मतलब किसी भी चीज को अगर आप एग्जांपल देके एक्टिविटी के थ्रू को समझाओगे, किसी कॉन्सेप्ट को, तो बच्चा जल्दी रिलेट कर पाएगा, रियल लाइफ से रिलेट करके अगर आप एक्टिविटी कराते हो, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही। तो क्या उद्देश्य हो सकता है इस बात का? क्या विद्यार्थियों को ध्यान हटाना। जब आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओगे तो ध्यान हटेगा वहां से, क्यों है, वहां पे तो और बच्चा एक्टिव होगा ना। और हम सीडीपी पढ़े चाहे हिंदी पेडोलॉजी पढ़े, सभी में हमको उस ऑप्शन के साथ में जाना है जहां पे बच्चा जो है हमें एक्टिव दिखेगा, है ना। जहां पे बच्चा सक्रिय दिखे उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी भी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। देखो लिखा हुआ है, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। इसका मतलब अनुशासन नहीं है। विद्यार्थियों को आप एक्टिविटी लर्निंग करा रहे हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हो, तो इसका मतलब अनुशासन की बात नहीं कर रही। बच्चों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो ना, बच्चों को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कार्यभार को कम करना। कार्यभार को कम करने से कोई बात नहीं हो रही। विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। देखो एक ही ऑप्शन जो है हमारे पास में कितना करेक्ट दिख रहा है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ाने, जैसे मैं क्या करता हूं, मेरा रूल है कि मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले ओवरव्यू लिखवाता हूं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर मान लीजिए जिस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने फ्रंट पेज पे लिखवा दिए, और हमने पहले बता दिया कि इस चैप्टर में हम इन इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे के मन में पहले बैठ जाता है कि हाँ सर जो है इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ाने वाले हैं, है ना। इससे क्या होता है, बच्चा पहले समझ जाता है। और अगर आप बीच बीच में कॉन्सेप्ट के जरिए आप एक्टिविटी भी करा रहे हो लर्निंग की, तो बच्चा और जल्दी रिलेट कर पाता है, भूलता नहीं कॉन्सेप्ट को। हाँ कि इस एक्टिविटी में इस कॉन्सेप्ट को जब सर ने सिखाया तो साथ में ये वाली एक्टिविटी कराई थी, है ना। तो इसलिए आज की लर्निंग जो है वो बहुत ही बेटर हो सकती है एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चों में आप उत्साह जगा रहे हो, प्रोत्साहन कर रहे हो सीखने के प्रति। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बहुत गर्मी हो रही भाई, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, मेरे साथ में थोड़ी सी आप भी मेहनत करोगे तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। वही चीजें हो जाएंगी। चलिए पढ़िए सेकंड क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा, वोकैबुलरी के बारे में परिचित कराने वाला काम दिया हुआ है। एक यानी क्या लिखा हुआ है, एक अध्यापक है जिसने क्या किया है, बच्चे को जो रेस्टोरेंट में यानी ढाबा वगैरह पे जो मेन्यू होता है, यानी ढाबा से जुड़ी हुई रेस्टोरेंट शब्द संपदा के बारे में कार्यभार दिया हुआ है। इस पाठ का क्या मतलब हो सकता है, यानी जो टीचर ने दिया हुआ है बच्चे को ऐसा कार्यभार दिया है जो रेस्टोरेंट टाइम में होता है। जैसे मान लीजिए जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तब आपने देखा होगा वहां पे जो
बंदे काम करते हैं, जो वेटर काम करता है वो आपके पास मेन्यू लेके आता है ना, बोलता है कढ़ाई पनीर, चावल, रायता पनीर, जो भी बोलता है ना, एकदम से फ्लो में बोल जाता है। तो वहां से क्या होता है कि उसके पास जो होता है शब्द संपदा हो जाती है, उसके पास शब्दकोश बढ़ जाता है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, शिक्षार्थियों को शब्द विषयक सामग्री, बिल्कुल सही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री यानी उसके पास जो शब्द होंगे वो ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा है तो उसकी वोकैबुलरी के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा है टीचर, जो है शब्दकोश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम के बच्चों की और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके पास क्या होता है, जो शब्द संपदा होती है, जो वर्ड कोश होता है उनके पास वो ज्यादा होता है इंग्लिश का, इसीलिए वो जल्दी जल्दी बोल लेते हैं इंग्लिश को, बल्कि हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में, है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पे दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि व्याकरणिक सामग्री से परिचित कराना। रेस्टोरेंट में आप व्याकरण थोड़ी ना पढ़ाने जा रहे हो, ना व्याकरण को सीखने जा रहे हो। अवकाश के दौरान कही जाने वाली संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित कराना। छुट्टियों की बात यार कोई नहीं हो रही, समालोचनात्मक चिंतन को पढ़ना ही हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि हम ऐसे में विद्यार्थी की जो सब कोश विषयक सामग्री होती है, यानी उसके पास शब्दकोश जो होगा उससे आप परिचित कराना चाह रहे हो, है ना। देखो हमारे पास बेटर दिखा है, एक ही ऑप्शन एक्टिव दिख रहा है हमें। हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में कि यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो, अगर आप टीचर बनने की तैयारी करें तो इजीली इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। मतलब एक टीचर है, एक अध्यापक है जिसने बच्चे को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा के बारे में कार्यभार दिया है, तो वहां पे क्या होगा, कोश विषयक सामग्री से रिलेटेड उसके वो परिचित कराना चाह रहा है टीचर बच्चे को, है ना, जिससे कि बच्चे के पास में शब्द संपदा और बढ़ जाए। इसलिए बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। हमारी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। देखो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। देखो यहाँ पे बहुभाषा की बात अब बोली गई है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुभाषावाद, क्योंकि आपको पता है बहुभाषावाद, हमारा देश जो है वो एक मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषी देश है, जहां पे 22 भाषाओं का योगदान है, जिसमें से हमारी हिंदी जो है, जिसको किसका दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा। किस राष्ट्रभाषा है, राजभाषा कैसी भाषा है, आपको पता है हिंदी जो है वो हमारी एक राजभाषा है और अंग्रेजी जो है वो एक सहराजभाषा है ना। चलिए मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का क्या मतलब। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो और चाहे डब्ल्यूएचओ ने सभी ने बोला है कि क्लास 5th तक या और हो सके तो 8th तक बच्चे को है उसकी मातृभाषा में सिखाइए। मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बताया गया है कि बच्चे को आप क्या करेंगे, क्लास 5th तक या क्लास 8th तक उसकी मातृभाषा यानी उसकी घर की भाषा में सिखाइए, तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आप जो है उसको अंग्रेजी सिखाने लगे। अगर बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी है कहीं कहीं की, तो अंग्रेजी में सिखाइए, हिंदी है तो हिंदी में सिखाइए, कन्नड़ी जो भी उसकी भाषा है उसको उस भाषा में मतलब सिखाने की कोशिश कीजिए। चलिए समझते हैं आगे क्या बात बोली गई है। देखिए मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। किसी भी विद्यालयी, क्या लिखा हुआ है, किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, में भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना है। किसी भी विद्यालय में शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को सिखा देना, केवल अंग्रेजी माध्यम के रूप में मातृभाषा को सिखाना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सिखाना। विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सिखाएं। देखो सबसे बेटर ऑप्शन जो हमें दिख रहा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं पेडोलॉजी और पेडोलॉजी में आपको चारों ऑप्शन जो है बेटर दिख सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट के साथ में जाना है। तो हमारे पास लिखा हुआ है किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, यानी कोई भी विद्यालय हो वहां की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, शुरुआती दौर का जो बच्चा पढ़ता है वो उसकी आप मातृभाषा में सिखाइए और बाद में अनेक भाषाओं को आप जोड़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना। जरूरी नहीं कि बाद में आप केवल अंग्रेजी ही सिखाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाद में आपको कितनी भी भाषाएं सिखाते चले जाओ, इजी है हमारे लिए, है ना। तो हम फर्स्ट के साथ में जाएंगे और यही हमारा ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी कि अध्यापिका जो है वो क्लास में क्या कर रही है, 10 शब्दों का एक समूह दे रही है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली रही है, एक अध्यापिका है, एक टीचर जो है क्या कर रही है, बच्चों को क्या करे 10 शब्दों वाला एक समूह देती है और वो कह रही है उनके लिए वो नए नए शब्द बनाए जिससे कि उपसर्ग भी जोड़ दे और प्रत्यय भी जोड़ दे। ऐसे में कौन सा हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो बेटर होगा, बताओ।
क्या लिखा हुआ है, शब्द जाल। देखो शब्द जाल अपने आप में तो बिल्कुल नहीं होता है। एज ए टीचर आपको बच्चों को शब्द जाल में नहीं फंसाना है, उनको फ्रीडम देनी है ना। क्या लिखा हुआ, थीम विषयक शब्द संपदा। देखो ये अगर एक ऑप्शन विन्यास हमारे पास ऑप्शन ना होता तो हम थीम विषयक शब्द संपदा के साथ जा सकते थे, लेकिन हमारे पास शब्द समूह का, हमारे पास विन्यास ऑप्शन। देखो विन्यास का मतलब क्या है, आपने पढ़े होंगे लयबद्ध शब्द, राइमिंग वर्ड्स पढ़े होंगे ना, जहां पे क्या होता है रैट का कैट, मैट, ऐसे नहीं होता, लय जिनसे मिलती है, मिलते जुलते वर्ड जो होते हैं उन्हीं का मतलब उनको हम विन्यास भी कह देते हैं, है ना। तो जहां पे मिलते जुलते शब्द बन रहे हो उपसर्ग या प्रत्यय को लगा के, तो वो विन्यास होता है, कॉन्फिगुरेशन होता है। क्या होता है, कॉन्फिगुरेशन होता है। तो हम जाएंगे सी के साथ में। क्लियर, ना तो हम थीम विषय के साथ में जाएंगे और ना ही वर्ड ग्रुप के। यहाँ पे कोई बात नहीं बोली नहीं, इजी बात है, अपने आप में समझ सकते हो, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और बताइएगा इसका आंसर आप ही बताओगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या मतलब है। देखो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बता जरूर पाओगे इसका आंसर क्या होगा। सुजाता चाहती है, यानी सुजाता जो है वो एक टीचर है, एक अध्यापिका है, वो क्या चाह रही है, उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें। यानी एक टीचर जो है वो चाह रहा है कि उसके बच्चे जो हैं वो सही तरीके से लिखना सीख जाएं, हैं। अपने क्या नाम लिखो, उसे अपने विद्यार्थियों की कैसे मदद करनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक टीचर कह रही है कि हमारे बच्चे जो हैं सही तरीके से लिखना सीख जाएं। एक मिनट रुकिएगा यार भाई, बहुत गर्मी है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि एक टीचर जो है जो क्या चाह रही है कि उसके बच्चे जो हैं वो सही तरीके से लिखना सीख जाएं। तो ऑप्शन कौन सा बेटर होगा, शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों का सही पठन, साफ साफ लिखना, सही लिखना। देखो सही लिखना क्यों, वो तो लिखवाना ही चाह रहे, तो सही लिखने की कोई बात थोड़ी ना हो रही। साफ साफ लिखेगा तो गलतियां नहीं होंगी। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत गंदा, बहुत वर्तनी गलत होती है। शब्दों का सही पठन या शब्दों का सही उच्चारण। देखो पहली बात तो है, सबसे अच्छा जो होता है वो लिसनर होता है। कौन सा होता है, सबसे अच्छा जो होता है वो लिसनर होता है। मतलब अगर आप सही से सुनोगे, है ना, तो आप सही से लिखोगे भी। अगर सुजाता अच्छे से बोल रही है तो बच्चा सही से लिख भी पाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे है कि शब्दों का सही उच्चारण, अगर उच्चारण सही हो रहा है तो उस बच्चा सही लिखने की कोशिश भी करेगा। जब उसको सुनाई नहीं दे रहा है सही तरीके से तो वो लिखेगा कहां से, है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, क्योंकि लिसनर सबसे अच्छा होता है। जब आप सुनोगे तभी आप पढ़ पाओगे और तभी आप लिख पाओगे उसको, है ना। जब सुनाई नहीं दे रहा सही से तो लिख क्या लिख रहे हो पता क्या ही पता चलेगा, है ना। वही बात है, देखो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं यार, जब तक आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, अपना मन लगाने की कोशिश नहीं करोगे, देखो नोटिफिकेशन तो किसी भी टाइम आउट होगा। आप अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहिए, है ना। चाहे रीट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे सीडी हिंदी यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, सभी में सीडीपी आती है। और मैंने सीडीपी इतनी बेटर ढंग से या फिर हिंदी इतनी बेस्ट तरीके से अपलोड करी है, मतलब बहुत सारी वीडियोस मैंने दे दी हैं, सारी की सारी टॉपिक बाई टॉपिक, वो भी प्लेलिस्ट के माध्यम से, है ना। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके सेशन 1 सेशन 2 ऐसे करके देख लीजिए सारी क्लासेस, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम फर्स्ट के साथ जाएंगे, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे बताइए जरा कमेंट में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाई। मतलब एक टीचर है, देखो हम अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं भाई, तो कहानियों पे ही बात आएगी ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। मतलब एक टीचर है जिसने बच्चों को एक स्टोरी सुनाई है, और कहानी सुनाने के बाद अपने अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है। मतलब अध्यापिका ने कहानी सुनाई और फिर कह रही है उसका अंत बदलने की कोशिश करो, सभी बच्चों से कह रही है उसका अंत बदलने के लिए कहा है। तो रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है, क्या व्याकरण की बेहतर समझ बता रही है, या कल्पनाशील और रचनात्मकता का पोषण कर रही है, या लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ, या निपुण पाठक। देखो निपुणता तो किसी में होती नहीं, हर इंसान जीवन भर सीखता है। मैं भी लर्नर हूं, आप भी लर्नर है, एक इंसान सीखता है और सिखाता रहता है हमेशा, है। आगे लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ, लिखने के लिए अध्यापिका नहीं सिखा रही यहाँ पे, है। व्याकरण कोई आपको पढ़ा नहीं रही वो, है। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण करने की कोशिश कर रही है। देखो आप जहां पे बच्चा क्रिएटिव होगा, मतलब जब अध्यापिका कहानी सुना रही है और उसके बाद में कह रही है आप उसका जो है अंत जो है कहानी का अंत हुआ है उसको बदलने की कोशिश करो, कह रही है, कुछ और उसमें शामिल करो, कह रही है कुछ और तरीके से इसका अंत करो कहानी का। तो ऐसे में आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, आप क्रिएटिव, थोड़ा सा आप बुद्धि लगाओगे अपनी, है ना। तो हम जाएंगे रचनात्मकता के साथ में, जहां पे आप एक्टिव हो रहे हो, अपने दिमाग को एक्टिव कर रहे हो, है, आपका संज्ञान बेटर हो रहा है, आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना। तो हम जाएंगे सेकंड के साथ में। क्लियर।
चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। पढ़िए जरा। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां और वर्ग पहेलियों को शामिल करना क्या कहलाता है? यानी भाषा की जो किताबें होती हैं, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि जो हमारी भाषा की सॉरी जो हमारी यार एक्चुअली क्या होता है कि दिन भर में इतने सारे सेशन देने पड़ते हैं, प्लस स्कूल भी रहता है, तो फ्लो फ्लो में क्या ही निकल जाए यार। मैं वही कह रहा हूँ कि मजे मजे में आप भी सीखने की कोशिश कीजिए, मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है ना। तो वही बात है यहाँ पे कहना कि भाषा जो है कि कह रहे हैं कि भाषा की पुस्तकों में है, भाषा की किताबों में वर्ग पहेलियां और पहेलियों को शामिल करना क्या कहलाता है, ये बात बोली गई है। मतलब उनको शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है बताओ। लिखा हुआ विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करनी है, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ, देखो आनंद के लिए किताबें नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ पे सीखने के लिए पढ़ाई जा रही है। कक्षा कक्ष का परिवेश जीवंत बना रहे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्या है। विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण 1 मिनट, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योजना का विकास करना, ठीक है। प्रवाहपूर्ण के लिए नहीं कि बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाए, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पहेलियां और वर्ग पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आए, उनके में योग्यता आए, वो सोच पाए, समझ पाए। इसीलिए पहेलियों को शामिल किया जाता है कि उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, यानी पहेलियों के माध्यम से बच्चा अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अपनी जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा दे सके, समझ सके, बुद्धि लगा सके थोड़ी सी, है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए हम पहेलियां अहेलियों को यूज करते हैं। भाई देखो हमें मालूम है कि हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है कि हम लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं, वर्डों के माध्यम से उनमें बढ़िया बढ़िया शब्द डालते हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज जो है और अच्छी लगने लगती है। मान लीजिए आप हिंदी बोल रहे हो, बीच बीच में अगर आप इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे गुड बोल देते हैं आप, ब्रिलियंट बोलने लगे हो आप, है वेरी गुड, फैबुलस बोलने लगे, तो लैंग्वेज जो है और अच्छी बन जाती है, जिसकी वजह से है। तो वर्ग और पहेलियों, इनकी पहेलियों की वजह से क्या होता है, लैंग्वेज और सुंदर लगने लगती है। तो जहां से बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग अपनी लगाता है, सोचता है कि इसका अर्थ क्या होगा, है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। भाषा के बारे में अनेक, क्या लिखा हुआ है, भाषा के बारे में कौन सा सही है। हमसे क्या पूछा गया है, पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि भाषा के बारे में कौन सा सही है, वो आपको बताना है। पॉजिटिव पॉइंट भाषा के बारे में, लैंग्वेज, अच्छा भाषा होती क्या है ये तो आपको पता होगा सभी को, मैं कई सेशन दे चुका हूं कि भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। कैसा होता है, संप्रेषण का माध्यम होती है, यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण, बातचीत करने का माध्यम होती है। अगर भाषा ना होती तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता। हम अपनी बात को तुम तक कैसे पहुंचाते, आप तक हम आपकी अपनी बातें पहुंचा पाते, ना तो आपकी बात को हम समझ पाते। तो भाषा के माध्यम से हम आपकी बातें समझ पाते हैं और अपनी बात को हम आप तक पहुंचा पाते हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है अपनी लाइफ में। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताया गया। चलिए कमेंट करिए आंसर। देखो एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं। देखो ये क्या मतलब हुआ, एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं। देख लेते हैं आगे। भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य है, तभी वह भाषा कहलाएगी। ऐसा नहीं हर किसी भाषा की लिपि होना अनिवार्य है। भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का होना जरूरी है, ऐसा भी है। एक भाषा में कई भाषाएं होती, कई बोलियां होती हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। देखो हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट है कि एक भाषा में कई बोलियां होती, मतलब एक भाषा होगी लेकिन बोली उसकी कई कई मतलब कई जगह होगी। भाई दूसरी जगह पे जाओगे तो उसी भाषा को दूसरे तरीके से लोग बोलते होंगे, दूसरी जगह जाओगे तो उसी भाषा को दूसरी तरीके से लोग, वो अपने भारत में ही देख लो, जगह जगह पे भाषाएं जो है दूसरी तरीके से बोली जा रही है ना। ये तो आपके पास जीता ज्यादा एग्जाम्पल है, कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा आपको भाषा में। तो एक ही भाषा में कई बोली जा रही है ना। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और भाषा के लिए एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी क्षेत्र हो आप वहां की लैंग्वेज को जल्दी सीख जाते हो, जरूरी नहीं। यहाँ पे है सार्वभौमिक, क्यों बदलती भी रहती है भाषा, है भाषा यादृच्छिक भी होती है, ये बात ठीक है अपने आप में। एक बोली में अनेक भाषाएं, ये पॉजिटिव नहीं है, हमारे पास एक ही पॉजिटिव है जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रमाणिक जांच कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रमाणिक जांच कार्य नहीं है, मतलब प्रमाणिक जो प्रूफ के साथ में कार्य हो, ऐसा कौन सा नहीं जो ऑप्शंस में। निगेटिव पहली बात तो पूछा गया, जो गलत है वो पूछा गया यार, है देखते हैं गलत कौन सा है। एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो, यहाँ पे आप बुद्धि लगा रहे हो, एक वृक्ष है आपके सामने लगाया गया है
और आपको उसके बारे में लिखना है कि कब ये लगाया गया, कब से कब तक ये चला, कब ये बड़ा हुआ, कब इसमें 2 टहनियाँ निकली, कब इसमें 4 निकली, हैं? कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर लगा हुआ एक वृक्ष है और उसकी अपनी कहानी बता रहे हो। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो, हैं? समझ रहे, कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो आप बुद्धि लगा रहे हो, है ना? तो ये एक प्रामाणिक कार्य है, ठीक बात है यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। किसी चित्र में दिए गए दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करो। भाई अगर आपके सामने कोई डायग्राम आया है तो उसके बारे में जब डिस्कशन करोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे ना, अपने वर्ड लाओगे, तो यहाँ पे भी आप दिमाग लगाओगे, तो पॉजिटिव पॉइंट है। अपने विद्यालय आते समय रास्ते में 2 पुरुष झगड़ा कर रहे होते हैं, उनके उस घटना को आपको लिखना है। यहाँ पर भी आप इमेजिन करोगे बच्ची उन दोनों पुरुषों ने कहाँ पे मारा, एक दूसरे को घुसा मारा, कौन-कौन सी गालियां दी, तो यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, है ना? तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन एक हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ है कि एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो। भाई एक वृक्ष है, आपके सामने लिखा गया है या उसको आपके बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको बताया गया है, तो आप इजीली उसके बारे में लिख पाओगे, हैं? कि कब ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे बुद्धि लगाने की कोई बात नहीं हो रही। पहली बात तो ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता अपना, और मैं अपने पास से कुछ भी नहीं ऐड कर सकता यहाँ पे, है ना? चलते हैं फिर हमारी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में से नहीं है? देखो हमें मालूम है हमारा देश जो है, हमारा भारत जो है, वो मल्टीलिंग्वेज है, माने बहुभाषी देश है। कैसा देश है? वो एक बहुभाषी देश है जहां पे 22 भाषाएं बोली जा रही हैं। कौन सी, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं बोली जा रही हैं, और हिंदी जो है वो हमारी एक राजभाषा है। ये बातें आपको पता है इजीली तरीके से। और 22 भाषाओं में तमिल भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, लेकिन मिजोरम की मीजो नहीं है। भाई मिजोरम की मीजो हमारे यहाँ शामिल नहीं है। क्लियर? 22 भाषाओं में ये शामिल नहीं है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था। क्लियर इतनी बात? चलते फिर नेक्स्ट पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखो अधिगम का लिखा हुआ है, यहाँ पे अधिगम की बात हो गई, और अधिगम के बारे में आपको अच्छे से पता है कि अर्जन और अधिगम क्या होता है। जहां पे आप रूल रेगुलेशन, नियम कानून सीखते हैं तो वो होता है अधिगम, और जहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं, अपने समाज के द्वारा आप चीजें सीखते हैं, वो होता है अर्जन। क्या होता है? अर्जन। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत पालन करता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है। यानी यहाँ पे क्या बात बोली जाए कि सोर्स जो है, यानी अधिगम का जो सोर्स है, वो किस सिद्धांत का पालन करता है कि जो है विकास जो होता है वो व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, परिवेश पर निर्भर करता है। क्या ये व्यवहारवाद कहता है, क्या लिखा हुआ है, सहजातवाद, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, सामाजिक रचनावाद? देखो सहजातवाद ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ यहाँ पे, व्यवहारवाद की यहाँ पे बात नहीं हो रही, संप्रेषणात्मक की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। देखो यहाँ पे परिवेश की बात आ रही, किसकी बात आ रही? परिवेश की। तो परिवेश जो होता है वो समाज के द्वारा, यानी सामाजिक, क्या लिखा हुआ है, सामाजिक रचनावाद के साथ में हम जाएंगे। और सामाजिक, देखो सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया हुआ है, यानी जिन्होंने समाज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, उनका नाम है वैगोत्स्की। क्या नाम है? उनका नाम है वैगोत्स्की। और वैगोत्स्की जो है वो एक रचनाकार हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हुए कि व्यक्ति जो होता है अपने आसपास के लोगों से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है ना? तो हम जाएंगे सामाजिक रचनावाद के साथ में कि व्यक्ति जो होता है परिवेश में रह के ज्यादा सीखता है, इन्वायरमेंट में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 था, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। लिखा हुआ व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रक्रिया, यानी कार्यविधिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज, यानी प्रक्रिया आधारित ज्ञान का मतलब क्या है कि जहां पे आप प्रोसेस जानते हो, यानी कोई भी काम करना पड़ता है उसकी पहले आप प्रक्रिया जानते हो कि ये काम इस प्रोसेस के दौरान ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यानी पूरी प्रक्रिया को जानने की जब आप कोशिश करते हो देन उसके बाद में आप काम करते हो, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज होता है। प्रोसीजरल नॉलेज होता है, प्रक्रिया आधारित ज्ञान होता है, काम होता है ना? तो व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रक्रिया आधारित ज्ञान कौन सा है? आकृति और वर्णन करने के बारे में ज्ञान तथा उसे सीमित अभ्यास में इस्तेमाल करना। व्याकरणिक रूप किस प्रकार करते हैं वे किस प्रकार करते हैं के प्रति समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना। व्याकरण के नियमों को बाद में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से सीखना। व्याकरण की पुस्तक में दिए गए व्याकरणिक रूपों के प्रति समझ बनाना। देखो रूपों के, व्याकरणिक रूपों के प्रति समझ नहीं बनाना यहाँ पे है, नियमों के बाद में इस्तेमाल नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास इतना बढ़िया दिया हुआ है कि व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं। जब आपके पास ये बात है किस प्रकार कार्य करते, तो आप सोचोगे, प्रक्रिया लगाओगे
के प्रति अपनी समझ बनाने की कोशिश करोगे, लागू करोगे। हम सेकंड के साथ में जाएंगे। यहां पे एकदम बढ़िया तरीके से बोला गया है कि जो है कि मतलब व्याकरणिक रूप जो है किस प्रकार करोगे। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप थोड़ा सोचोगे, प्रक्रिया के आधार पे काम करने की कोशिश करोगे कि ये एक प्रक्रिया रही होगी, उसके प्रति आप अपनी समझ बना रहे हो। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत समझ जाओ जहां पे समझ के लिखने की या फिर उसको कहने की किस प्रकार किया जाए, ऐसी कोई बात आ जाए तो आप उस ऑप्शन के साथ में जाना, है ना। चलते फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। वाइगोत्स्की से रिलेटेड आ गई। वाइगोत्स्की जो है वो एक रचनाकार हैं। क्या है वो? एक रचनाकार हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतः, ये सामाजिक अंतः लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक अंतः क्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार जो होते हैं बच्चे जो होते हैं ग्रुप में सीखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस आधार पे सीखते हैं। तो आप ऐसे में एक टीचर होने के नाते आप किस ऑप्शन के साथ में जाओगे? अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि कक्षा में अकेले बैठें। अकेले बैठने की बात नहीं हो रही, ग्रुप में बैठने की बात हो रही कि आप डिस्कस कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, आपस में बातचीत करके सीख रहे हो, उस ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने, भाई अंतःक्रिया से बचोगे क्यों? अंतःक्रिया करो, इंटरैक्शन करो, आपस में बोलो चालो तो उनसे सीखोगे आप, है ना। कक्षा में अनुशासन बनाए, अनुशासन बनाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जोड़े एवं समूह के लिए कार्य योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। बिल्कुल एकदम पॉजिटिव बात लिखी गई है कि ऐसा पॉइंट है जहां पे बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में बैठ के काम करें, डिस्कस करें, आपस में कोलैबोरेट करें, तो अंतःक्रिया करके बच्चे सीखेंगे। यही वाइगोत्स्की का नियम और कानून है। क्लियर इतनी बात? आज तो पक्का मर्ड हो जाएगा यार, बहुत गर्मी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो जरूर आंसर दे पाओगे इसका। कि जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है। देखो यहां पे कह रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ में जन्म लेते हैं। यहां पे बोला गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो एक जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है, यानी बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिस टाइम वो पैदा होता है। और ये बात नॉन चॉम्स्की ने बताई हुई। किसने बताई हुई है? ये बात चॉम्स्की ने बताई हुई है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। मतलब बच्चा जो होता है वो इस क्षमता के साथ में पैदा होता है, दुनिया में इस क्षमता के साथ में, जन्मजात क्षमता के साथ में आता है कि शुरुआत में वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा अगर उसको आपने इन्वायरमेंट दिया है, स्कूल में भेजा है, नहीं भेजा है, कोई मतलब नहीं। मतलब इस क्षमता के साथ में वो पैदा होता है और इसके बारे में नॉम चॉम्स्की ने बताया हुआ है। सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे, मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। देखो तो जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है। आपका विचार किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? क्या ये सक्रिय अनुकूलन है, सहज ज्ञानवाद है, भाषा अर्जन उपक्रम है या पुनर्बलन है? देखो यहां पे किसकी बात हो रही है? अनुकूलन की बात नहीं हो रही, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन उपक्रम की है या पुनर्बलन की बात हो रही? किसकी बात हो रही बताइए यहाँ पे? सिंपल सा फंडा है कि किस लिखा हुआ है, किस सिद्धांत से मेल खाता है। देखो भाषा अर्जन उपकरण, ये तो डिवाइस का ही नाम इन्होंने लिख दिया हुआ है। अनुकूलन की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही थी, पुनर्बलन रीइंफोर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे कोई। तो हम जाएंगे सहज ज्ञानवाद, यानी जो प्याजे, जो थ्योरी हो रही प्याजे की, यानी जो प्याजे हैं वो भी एक रचनाकार हुए हैं, प्याजे जो हैं वो भी रचनाकार हैं, ये उनसे भी मेल खाता है। तो इस सिद्धांत के साथ में जाएंगे, सहज ज्ञानवाद के साथ में हम जाएंगे। क्लियर यहाँ पे? चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन लास्ट है, बताने की कोशिश करना जरा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप जवाब दे पाओगे इसका। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कई बार सेट में पूछा गया तो मैंने कहा इसको भी बता देते हैं साथ साथ में। देखो लिखा हुआ है कि एक एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है, यानी एक्स जो है वो एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उपयोग तथा वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। देखो प्रयोग का यानी एक समुच्चय उपलब्ध करा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, कौशल के बारे में आपको पता होगा, भाषा कौशलों के बारे में, सुवोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होते हैं भाषा कौशल होते हैं, इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्देश किया जा सकता है। किस बात का बताओ? दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना,
दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों का संबंध बनाने की कोई बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने की कोई बात नहीं हो रही। दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना, तेजी तेजी पढ़ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों का जवाब देना। जब आप पढ़ोगे उसके बाद में उनका जवाब दोगे तो अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश भी करोगे, है ना। तो ऐसे में समुच्चय उपलब्ध कराने की आप कोशिश करोगे। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वही पॉजिटिव है और जो सही है वही पूछा गया है हमसे। तो क्लियर इतनी बात। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। और आगे हो तो अगर जितने भी क्वेश्चन में कहाँ पर अगर आपको डाउट रहेगा कहीं पर तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। 110% आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने आपके सही हुए, यानी आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो बता दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर दो यार मेरे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वही है, मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। कहीं पर भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे।